गुड मॉर्निंग शेफाली। सभी बच्चे अपना गुड मॉर्निंग भेजिए जल्दी से, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। मनीषा गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जल्दी जल्दी अपना गुड मॉर्निंग भेजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें क्लास। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी स्टार्ट किया था। टोटल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 5 छोटे छोटे एक्ट हैं हमारे सी इंटरमीडिएट में, जिसमें से एक एक्ट हम खत्म कर चुके हैं, एक टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं, और वो कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। दूसरा टॉपिक हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में, वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। इट मीन्स जो भी एसेंशियल्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, वो सारी मौजूद होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, यानी कि या तो किसी वायदे को पूरा करने के लिए, टू परफॉर्म द प्रॉमिस, और डिस्चार्ज ए लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पार्टी। यानी कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, दो तरीके से है। नॉर्मली हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को पैसे के लेन देन से ही जुड़ा हुआ देखते हैं, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। जैसे डेफिनेशन देखते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, पिछली बार मैं लिखवा चुका था तो राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है आपको। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट, इज ए कॉन्ट्रैक्ट, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है? टू परफॉर्म द प्रॉमिस, परफॉर्म द प्रॉमिस, परफॉर्म द प्रॉमिस, और डिस्चार्ज ए लायबिलिटी, और डिस्चार्ज ए लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन, अपनी नहीं, ऑफ ए थर्ड पर्सन, ऑफ ए थर्ड पर्सन, इन केस ऑफ ए डिफॉल्ट, इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। यानी कि अगर वो पार्टी, जो भी थर्ड पार्टी के फेवर में जो दिया जा रहा है, अगर वो गलती करती है, तो कंडीशनल प्रॉमिस है ये श्योरिटी का, कि अगर थर्ड पार्टी गलती करती है तो मैं उसे जो भी कंपनसेट है वो मैं कराने का वायदा मैं आपसे करती हूँ। तो 3 पार्टियां हैं इसमें, जिसके फेवर में, जिसे हम थर्ड पार्टी कहे जा रहे हैं, जिसके फेवर में गारंटी दी जा रही है, तो वो कहलाती है प्रिंसिपल डेटर। जिसको ये गारंटी दी जा रही है वो कहलाई जाती है पार्टी क्रेडिटर, प्रिंसिपल क्रेडिटर। और जो गारंटी दे रहा है, यानी कि द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी, द पर्सन फॉर whom guarantee is given is called the principal debtor, and the person to whom guarantee is given is called the principal creditor। तो यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कि सब आपको क्लियर होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। यहाँ तक तो सब आपको क्लियर होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट गारंटी में 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो प्रिंसिपल डेटर और प्रिंसिपल क्रेडिटर के बीच में होता है। यानी कि उधार लेने देने का अगर हम एग्जाम्पल वही रखें कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को उधार दे रही है, लेकिन किसी के कहने पर दे रही है, तो जो प्रिंसिपल डेटर और प्रिंसिपल क्रेडिटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से कोई भी ट्रांजैक्शन हो पा रही है। ट्रांजैक्शन यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को उधार दे रही है और एक पार्टी उधार ले रही है। इसके अलावा जो क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, क्योंकि श्योरिटी क्रेडिटर को ये आश्वासन देता है, ये विश्वास दिलाता है कि अगर डेटर ने कोई गलती करी तो उसका भुगतान मैं कर दूंगी, यानी श्योरिटी वो काम कर देगी जो भी क्रेडिटर को करवाना है। इसके अलावा
जो डेटर और श्योरिटी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इम्प्लाइड इंडेमनिटी, यानी कि कहीं ना कहीं श्योरिटी डेटर के फेवर में गारंटी देने के लिए तैयार है और एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। यदि आपकी वजह से मुझे कुछ नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई अल्टीमेटली डेटर को ही करनी पड़ेगी। तो ये 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, ये मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बता दीजिए। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बताई थी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सपोर्टेड बाय द कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के जो सेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक के हैं, वैसे याद करने की जरूरत है नहीं आपको। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी था 124, 125 और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है 126 से लेकर 147 तक है। 126 में मीनिंग दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का, और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सपोर्टेड बाय योर कंसिडरेशन दिस इज इन सेक्शन 127, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी सपोर्टेड होना चाहिए कंसिडरेशन से। लेकिन अगर हम देखते हैं तो श्योरिटी को क्या कंसिडरेशन मिल रहा है, ना तो डेटर से मिल रहा है ना ही क्रेडिटर से मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तो बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर है, तो भी ये कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सपोर्टेड बाय योर कंसिडरेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन होना जरूरी है। ग्लोब मेकर चाहते तो स्पेसिफिकली एक्सेप्शन बना सकते थे, ऐसा नहीं है कि जो रूल बनाया जाता है लॉ में वो 100% केसेज में लगता है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन लॉ मेकर ने एक्सेप्शन नहीं बनाया। लेकिन 127 में डीम्ड कंसिडरेशन का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, यानी कि कंसिडरेशन माना जाएगा। और क्या कंसिडरेशन माना जाएगा, एनीथिंग डन बाय द क्रेडिटर इन फेवर ऑफ डेटर, एनीथिंग डन बाय द क्रेडिटर इन फेवर ऑफ डेटर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी, यानी कि जो भी क्रेडिटर डेटर के लिए कर रहा है, जो भी क्रेडिटर डेटर के लिए कर रहा है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द श्योरिटी इज ए सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी। अब इसमें से बातें निकल के आती हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कब वैलिड है कब वैलिड नहीं है। अगर कोई भी काम श्योरिटी कहने पर डेटर के लिए किया जा रहा है तो और श्योरिटी गारंटी देता है तो इसका मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड है, क्योंकि कंसिडरेशन वहाँ पर है, सफिशिएंट कंसिडरेशन है, डीम्ड कंसिडरेशन है एज पर सेक्शन 127। लेकिन अगर आपको लगे, जैसे मैंने पिछली क्लास में एक एग्जाम्पल भी दिया था आपको, अब बहुत पूछा जाता है नॉर्मली एग्जाम में कि जो क्रेडिटर है डेटर को ऑलरेडी वो कुछ वर्क कर चुका है, लोन दे चुका है, ठीक है। अब कुछ समय बाद क्रेडिटर चाहता है कि अब मुझे एक एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए, और सिक्योरिटी किस तरह चाहिए कि आपको कुछ गिरवी नहीं रखवाना, बाय वे श्योरिटी चाहिए, यानी कि कोई ना कोई बीच में आप एक आदमी लाइए जो मुझे विश्वास दिला सके कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो वो कर देगा, और डेटर किसी ना किसी श्योरिटी का इंतजाम करके क्रेडिटर के सामने ला के खड़ा कर देता है और श्योरिटी तैयार भी हो जाता है पास्ट डेट के लिए, ठीक है ना। और बाद में आपसे पूछा जाता है कि क्या ये वैलिड गारंटी है, तो इट इज़ नॉट ए वैलिड गारंटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी को कंसिडरेशन नहीं मिला है। ध्यान दीजिएगा, जब क्योंकि पेपर में केस स्टडी आएंगी तो केस स्टडी का जो आंसर है बड़ी तमीज़ से लिखना पड़ता है, लॉजिक आपको हाईलाइट करने पड़ते हैं, जो की वर्ड्स हैं की लाइन्स हैं वो हाईलाइट करनी पड़ती हैं। तो जो मैंने केस आपको बताया है तो उसमें आपको साफ साफ ये लिखना पड़ता है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज नॉट वैलिड इन एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है। आपको एग्जैक्ट पॉइंट आपको पहचानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सिंपल लिख दिया वैलिड है या नहीं है, वैलिड है तो क्यों है और वैलिड नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर आपने ये रीजन नहीं लिखे तो फिर नंबर आपके डिडक्ट होंगे। हाँ, लेकिन जो MCQ आएंगे 30 मार्क्स के, वहाँ पर आपको रीजन लिखने की ज़रूरत नहीं है, रीजन बताने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई निगेटिव मार्किंग है उन 30 मार्क्स में। वहाँ तो सिंपली आप टिक करके आइए, जो भी आपको राइट आंसर लगता है वो सिंपली आप टिक करके आ सकते हैं। तो यहाँ तक बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ आज की क्लास में। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए मुझे। देखिए, मैंने नोट्स भी आपको दे दिए हैं, तो आगे देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तो हमारा पूरा हो ही गया था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देखते हैं।
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हमारा कंप्लीट हो गया था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देखते हैं, तो ये डेफिनेशन हो गई, ये यहाँ से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जाम्पल भी मैं पिछली क्लास में लिखवा चुका था। और पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की वो 3 होती हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। एसेंशियल फीचर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एसेंशियल फीचर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ये भी मैंने लिखवा चुका हूँ। ट्राइपर्टाइट एग्रीमेंट, इसका मतलब है इसमें 3 एग्रीमेंट होते हैं, एक प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, एक क्रेडिटर और सिक्योरिटी के बीच में जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहते हैं, और एक डेटर और सिक्योरिटी के बीच में जिसे हम इम्प्लाइड इंडेमनिटी कहते हैं। तो वो सब यहाँ लिखा हुआ है, तो ये आप अपने आप रीड आउट कर लीजिएगा। कंसेंट ऑफ 3 पार्टी, कंसेंट ऑफ 3 पार्टी, देखिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है, तो दैट्स वाई ऑल द एसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो इस वजह से सारी जो एसेंशियल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो सारी प्रेजेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। एसेंशियल्स में एक ये भी आता है कि कंसेंट तो लेंगे, वो भी फ्री कंसेंट लेंगे। तो दूसरा जो एसेंशियल आ गया कंसेंट ऑफ द 3 पार्टी, लिखने की मतलब आपको याद रखने की याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद कॉन्ट्रैक्ट से जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़ के आए हैं फाउंडेशन में उसे रिकॉल कीजिए और जो उसके एसेंशियल्स हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए। तो कंसेंट ऑफ द 3 पार्टी, तो तीनों पार्टियों का कंसेंट होना जरूरी है, देयर मस्ट बी कंसेंट ऑफ ऑल द 3 पार्टी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ ए लाइबिलिटी। ये मैंने पिछली बार एक एग्जाम्पल से कंसिडरेशन वाले एग्जाम्पल से समझाया भी था कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तभी वैलिड है अगर कोई एक लॉफुली डेट एग्जिस्ट करता है। अगर कोई लॉफुली डेट एग्जिस्ट नहीं करता है और जिसकी हम गारंटी दे रहे हैं तो कानूनन वो भी गारंटी वैलिड नहीं है। जैसे कि देखिए एक्स ने पहले एक्स ने वाई को लोन दे रखा है, गिव ए लोन, क्लियर है। 2 अलग अलग एग्जाम्पल लूंगा, पहले मैं एक्स गिव ए लोन टू वाई ऑन 1 अक्टूबर 2018। एक्स ने वाई को एक लोन दे रखा है, कितने भी अमाउंट का है उससे मतलब नहीं है, ऑन 1 अक्टूबर 2018। नाउ विदाउट एनी गारंटी, विदाउट एनी श्योरिटी। नाउ जेड एग्री टू बिकम surety. Now Z agreed to become surety for repayment of Y loan. Now Z agreed to become surety for repayment of Y loan. अब आप मुझे बताइए कि whether guarantee given by Z is valid or not. whether guarantee given by Z is valid or not. So your answer is not valid. अगर आपसे रीजन पूछा जाएगा, अगर केस स्टडी आएगी तो रीजन भी आपको लिखना पड़ेगा, सिंपली ये नहीं लिख सकते आपकी वैलिड है या नहीं है। तो बिकॉज दिस गारंटी इज नॉट सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, आपको ये लिखना पड़ेगा क्योंकि ये गारंटी सपोर्टेड नहीं है कंसिडरेशन से, बिकॉज जेड के कहने से कुछ भी नहीं किया गया है, जेड ऑलरेडी लोन एक्स ने वाई को दे रखा था। क्लियर हो गई बात ये। अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, अब दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एक्स गिव्स ए लोन
to Y on 1st October 2018 एंड जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट है हमारी 1 जनवरी 2020। क्लियर? एक्स ने ऑलरेडी वाई को लोन दे रखा है और जो ड्यू डेट है रीपेमेंट की वो है 1 जनवरी 2020। बट ऑन 1 जनवरी 2020 लोन is still overdue. But on 1 January 20 loan is still overdue. बताइए वाई क्या कर सकता है? Now वाई want to sue on X, आदमी अपने रीपेमेंट के लिए मुकदमे करेगा। अब क्या है, ऑन ड्यू था आपका 1 जनवरी 2020 को, स्टिल ओवर ड्यू है ऑन 5 जनवरी 2020। 3-4 दिन तो बातचीत में गुजर गए, वाई ने एक्स के ऊपर प्रेशर डाला होगा, उसे धमकी दी होगी, देखो मेरा पेमेंट कर दीजिए, अगर नहीं करोगे तो मैं आपके ऊपर मुकदमा कर दूंगा। ऑन 5 जनवरी 2020 जेड एग्री टू बिकम श्योरिटी फॉर ड्यू रीपेमेंट on 5th January 2020 Z agreed to become surety for due repayment of loan and request to Y to give extra 3 months of repayment। बात समझने पहले, और इसमें एग्जाम्पल में क्या अंतर है। 1 जनवरी 2020 को ड्यू डेट है रीपेमेंट की, अब रीपेमेंट नहीं हो पाया तो वाई के पास एक अधिकार आ जाता है टू स्यू ऑन एक्स। अब मुकदमे से बचाने के लिए जेड को बीच में लाया जाता है और जेड जो है श्योरिटी बनने के लिए तैयार हो जाता है वाई को, मतलब एक्स के फेवर में वाई को श्योरिटी बनने के लिए तैयार हो जाता है, गारंटी देने के लिए तैयार हो जाता है। और जेड ये कहता है भाई 3 महीने का समय और दे दीजिए, क्योंकि एक्स ने जेड से कहा होगा यार अभी मेरी हालत थोड़ा कमज़ोर है, 3 महीने में मैं पैसे का इंतजाम कर लूँगा, 3 महीने का मुझे समय दिलवा दीजिए। तो जेड के कहने पर वाई तैयार हो गया 3 महीने का समय देने के लिए एक्स को। अब आप बताइए कि नाउ गारंटी गिवन बाय जेड इन फेवर ऑफ एक्स इज वैलिड और नॉट। बताइए नाउ क्या गारंटी गिवन बाय जेड इन फेवर ऑफ एक्स इज वैलिड और नॉट। कारण भी बताइए आप, कंसिडरेशन है इसमें या नहीं है। क्वेश्चन ये था मेरा, वेदर गारंटी गिवन बाय जेड इज वैलिड। बताइए कि वैलिड है या नहीं है। तो जवाब आ रहा है वैलिड बिकॉज ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या है इसमें, आंसर बिल्कुल ठीक है आपका, वैलिड है क्योंकि यहां पर कंसिडरेशन है। तो यहां पर कंसिडरेशन क्या है, बिल्कुल सही जवाब मनीषा का, बिकॉज गिविंग एक्स्ट्रा 3 मंथ टू वाई एक्ट एज ए कंसिडरेशन। वेरी वेरी गुड। बच्चे नॉर्मली नहीं पहचान पाते हैं इसे, और आप एकदम पहचान लिया बिल्कुल बिना गलती करे हुए, तो वास्तव में आपका लीगल माइंड है। तो यहाँ पर जो कंसिडरेशन है वो क्या है, जो एक्स्ट्रा 3 मंथ का टाइम दिया जा रहा है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ जेड इज ए सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर जेड। यानी कि जेड के कहने पर वाई एक एक्स्ट्रा 3 महीने का टाइम देने के लिए तैयार हो गया है,
तो यही जेड के लिए क्या है, कंसिडरेशन है। जब हम पुराना एग्जाम्पल उठा के देखते हैं पहले वाले एग्जाम्पल में, तो वहां पर कोई ड्यू डेट वगैरह का जिक्र था नहीं, ऑलरेडी लोन दे रखा है, उसी लोन में केवल जेड बीच में आता है और सिक्योरिटी बनने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है क्योंकि कंसिडरेशन वहां पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा 3 मंथ का टाइम दिया जा रहा है, तो इट इज ए सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर जेड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब एक्स एक अगला एग्जाम्पल देखिएगा, तीसरा एग्जाम्पल को, क्योंकि जो मुझे पॉइंट बताना है एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी, तो पहले पूरी भूमिका बांधनी पड़ी आपके सामने। एक्स जो है वो गिव्स ए लोन टू वाई ऑन 1 जनवरी 2015 एंड ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट of loan is gives a loan to Y on 1st January 2015 and due date of repayment of loan is 1st January 2016। क्लियर है? ड्यू डेट जो रखी हमने 1 जनवरी 2016 रखी। आपको मालूम है कि लोन वगैरह के केस में 3 साल तक आप केस कर सकते हैं, 3 साल के बाद आप केस नहीं कर सकते। ठीक है, ऑन 3 साल की नहीं, 2016 पूरा खत्म हो गया, 2017 पूरा खत्म हो गया, 2018 पूरा खत्म हो गया। ऑन 1 जनवरी 2019 लोन इज स्टिल ओवरड्यू। हुआ क्या होगा इसमें कि किसी भी तरीके से अपनी बातों में बहला फुसला कर, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर कर एक्स ने वाई को 3 साल तक के लिए रोक लिया। 3 साल गुजर गए। जो मेरा पुराना एग्जाम्पल था, सेकेंड एग्जाम्पल था, उसमें वाई ने एकदम इमीडिएट एक्शन ले लिया था, लेकिन यहाँ पर वाई एक्स की बातों में आता रहा, प्यारी प्यारी बातों में आता रहा और 3 साल गुजार दिए। अब आप ये बताइए कि ऑन 1 जनवरी 2019 लोन इज स्टिल ओवर ड्यू है, तो कैन वाई स्यू ऑन एक्स ऑन 2 जनवरी 2019 टू रिकवर द लोन? पहले तो इस बात का जवाब दीजिए मुझे कि कैन वाई स्यू ऑन एक्स, कर सकता है मुकदमा या नहीं कर सकता? पुरानी नॉलेज आपकी चेक करना चाहता हूं मैं, तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज लोन इज टाइम बार्ड, बिकॉज डेट इज टाइम बार्ड। बात समझ में आ रही है आपके? फाउंडेशन में सब लोग पढ़ के आए हैं कि 3 साल के बाद और ड्यू डेट से 3 साल तक अगर आपको एक्शन लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज जो लोन है वो क्या हो जाएगा, टाइम बार्ड हो जाएगा। ये बात समझ में आती है आपके? ठीक है ना? तो इसे लिखवा नहीं रहा क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाता है कन्वर्सेशन, तो मैं इसे लिखवा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल में, जिससे एक एक एग्जाम्पल केस स्टडी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि किसी भी एक्ट में हमें शुरू के 2-4 दिन इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बेस हमारा तैयार हो जाता है और उसके बाद तो जो राइट्स हैं, सिक्योरिटी के क्या राइट्स हैं, क्रेडिटर के क्या राइट्स हैं, उनकी क्या ड्यूटी हैं, वो बहुत सिंपल होती हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन केस को पहचानने में सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो शुरू के 2-3 दिन होते हैं किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए, तो इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ उसके ऊपर। तो ऑन 1 जनवरी 2019 लोन इज स्टिल ओवरड्यू। क्या वाई एक्ट में मुकदमा कर सकता है? नो, वाई कैन नॉट स्यू ऑन एक्ट बिकॉज लोन इज टाइम बार्ड। ठीक है, अब क्या है, लेकिन किसी भी तरह से y और x के बीच में एक समझौता हो जाता है, और देखिए कानूनन तो y x से रिकवर नहीं कर सकता, लेकिन एक अदर देन लीगल भी दुनिया होती है, सामाजिक दुनिया भी होती है। तो उस केस में y किसी तरह तैयार कर लेता है x को, या मेरा लोन चुका दीजिए और अब मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, प्लीज़ सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है ना? तो ऑन 5 जनवरी 2019 Z becomes surety, Z becomes surety for the loan। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि whether guarantee given by
Z is valid, whether guarantee given by Z is valid। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर है और रीजन क्या है। आंसर आया है मनीषा का नॉट वैलिड। रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन कि जो गारंटी गिवन बाय जेड है वो वैलिड नहीं है। रीजन क्या है, रीजन क्या है। देयर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन वाई एंड जेड। देखिए ये रीजन नहीं है यहाँ पर। एक चीज लिखना भूल गया मैं, उसे भी आप चलिए जिसकी वजह से आप आंसर दे रहे हैं। जेड जो है सियोरिटी बनने के लिए तैयार हो गया लोन का, तो जेड ने वाई से कहा होगा कि एक्स्ट्रा 3 महीने का समय दे दीजिए। अब बताइए मुझे, जेड ने एक्स्ट्रा, क्योंकि देखो ड्यू डेट तो आ चुकी है, अब जेड अगर गारंटी दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो करवा ही रहा होगा ना अपने कहने से। पिछले सेकंड एग्जाम्पल में तो मैंने ये चीज़ लिखी थी, यहाँ पर मैंने वो चीज़ छुपा ली। मैंने सोचा कि आप खुद ब खुद पहचान लेंगे। अगर नहीं भी पहचान पाए तो आप बताइए कि जेड के कहने पर यहाँ पर 3 महीने का समय वाई के द्वारा दिया जा रहा है। अब बताइए कि क्या वैलिड है या नहीं है। वैलिड है तो क्यों है, और वैलिड नहीं है तो क्यों नहीं है। जल्दी से सोच के बताइए वैलिड है या नहीं है। आप नहीं सोच पा रहे हैं, मैं बताता हूं। देखिए जो नोट्स में, अब नोट्स खोल लीजिए। मनीषा का जवाब आया बिकॉज देयर इज नो डेट इन द आईज ऑफ लॉ एज द लोन इज टाइम बार्ड। गुड 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 गुड, बिल्कुल यही है रीजन है। तो जो तीसरी एसेंशियल एलिमेंट है, नोट्स आपके सामने हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ ए लाइबिलिटी, यानी कि लोन और जो कॉन्ट्रैक्ट गारंटी है वैलिड है अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो जाती हैं। तो तीसरी जो एसेंशियल एलिमेंट है वो क्या है, देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी और ए प्रॉमिस हुज परफॉर्मेंस इज गारंटेड। सच लाइबिलिटी और प्रॉमिस मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब क्योंकि गारंटी एक ऐसे लोन के लिए दी जा रही है विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट्स वाई गारंटी गिवन बाय जेड इज नॉट वैलिड। तो ये एक आपको रीजन लिखना है यहाँ पर, क्योंकि थ्योरी जब आप लिखेंगे तो वो सपोर्टेड बाय रीजन होनी चाहिए लॉ में। अगर सपोर्टेड बाय रीजन नहीं है तो आपके आंसर के कुछ भी मार्क्स अवॉइड नहीं किए जाएंगे। तो हैंस गारंटी कैन बी गिवन ओनली फॉर द लायबिलिटी ऑफ प्रॉमिस विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, बट दिस रूल हैड वन एक्सेप्शन। ये रूल जो है एक एक्सेप्शन लिए हुए है। ये रूल जो है एक एक्सेप्शन लिए हुए है, और वो एक्सेप्शन क्या है वो भी समझ लीजिए। ये रूल जो है एक एक्सेप्शन लिए हुए है, वो एक्सेप्शन क्या है वो समझ लीजिए। देखिए एक्स ने वाई को लोन दिया, गिव्स ए लोन टू वाई, वाई इज ए माइनर, वाई जो है माइनर है। और यहां पर जो है जेड इज ए सियोरिटी, जेड इज ए सियोरिटी। मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा कि जेड बिकम सियोरिटी फॉर द रिपेमेंट ऑफ लोन, तो इससे समझ जाइए कि जेड एक सियोरिटी है। अब वाई माइनर है तो वाई तो हो गया डेटर, वाई तो हो गया डेटर, ये हो गया क्रेडिटर, ये हो गया क्रेडिटर, और जेड हो गया सियोरिटी। तो आप ही बताइए कि अभी जो हम पढ़ के आए हैं कि गारंटी जो दी जाती है वो एक एनफोर्सेबल डेट के लिए ही वैलिड है। तो आप बताइए, पहले तो ये तय कीजिए कि वेदर लोन गिवन बाय एक्स टू वाई इज ए एनफोर्सेबल लाइबिलिटी, वेदर लोन गिवन बाय एक्स टू वाई इज ए एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी इन द आई ऑफ लॉ। तो आंसर आना नहीं। क्यों? क्योंकि वाई जो है, जो माइनर है, वो प्रोमिसर नहीं हो सकता, प्रोमिसी हो सकता है। उसके अधिकार हो सकते हैं, राइट्स हो सकते हैं, उसकी लाइबिलिटी नहीं हो सकती। क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा विद ए माइनर, जिसमें कि वाई माइनर की लाइबिलिटी आ रही है, तो वो इन द आई ऑफ लॉ वाइड एब इनिशियो है। ठीक है, लेकिन
यहाँ पर एक एक्सेप्शन डाला गया है कि अगर प्रिंसिपल डेटर जो है वो माइनर है तो भी सियोरिटी की लायबिलिटी क्या होगी, वैलिड होगी, जो तो भी गारंटी गिवन बाय द सियोरिटी इन फेवर ऑफ माइनर जो होगी वो वैलिड होगी। तो ये एक एक्सेप्शन है इस रूल का, एग्जिस्टिंग ऑफ लायबिलिटी का एक एक्सेप्शन है। तो बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, द एक्सेप्शन इज ए गारंटी गिवन फॉर माइनर डेट, दो माइनर डेट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, येट द गारंटी गिवन फॉर द माइनर डेट इज वैलिड। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो, यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। अगली जो एसेंशियल है वो है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये पिछली क्लास में मैं करा ही चुका था आपको। जितनी भी एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट की वो सारी पूरी होनी चाहिए। हाँ, श्योरिटी का बेनिफिटेड होना जरूरी नहीं है। सेक्शन 127 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 127, एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर मे बी सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। तो ये मैं करा चुका था। नेक्स्ट जो है, ए गारंटी नीड नॉट बी इन राइटिंग। जनरल सी बात है, जब तक कुछ ना कहा जाए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा इन राइटिंग भी हो सकता है और हमारा ओरल भी हो सकता है। तो ओरल भी हो सकता है, इन राइटिंग भी हो सकता है। अब दो चीज़ें और हैं एसेंशियल एलिमेंट में, करीब करीब सेम उनका मीनिंग है कि गारंटी नॉट टू बी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और गारंटी नॉट टू बी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट ऑफ ए मटेरियल फैक्ट। यानी कि मिसरिप्रेजेंटेशन से नहीं होना चाहिए और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट से भी नहीं होनी चाहिए गारंटी। अगर मिसरिप्रेजेंटेशन से है या कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट से है तो उस केस में गारंटी गिवन बाय द श्योरिटी इज नॉट वैलिड। तो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट या मिसरिप्रेजेंटेशन करीब करीब सेम मीनिंग लिए हुए हैं। देखिए, कोई एक फैक्ट्री का मालिक है, अब अपने यहाँ वो एक क्लर्क को रखता है। कोई फैक्ट्री का मालिक है, वो वाई को एंगेज करता है, एम्प्लॉय वाई ऑन पोस्ट ऑफ क्लर्क। ठीक है, एक दिन वाई जो है कुछ मिसकंडक्ट करता है, कुछ मिसअप्रोप्रिएट करता है कैश का। ये मैं पूरा नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये मैं समझा दे रहा हूँ। एक्स जो है अपने यहाँ वाई को एक पोस्ट पर रखता है, क्लर्क की पोस्ट पर रखता है। अब एक दिन जो वाई है वो कुछ मिसअप्रोप्रिएट करता है कैश की, लेकिन एक्स को ये पता है या ये गलती कर गया, लेकिन वाई जो है मेरे काम का बहुत है, ठीक है, लेकिन उसे वो सबक भी सिखाना चाहता है, उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ भी नहीं करना चाहता। तो एक्स जो है वाई को नौकरी से निकाल देता है और ये कहता है कि आप कोई सिक्योरिटी पकड़ के लाइए, अगर आपको दोबारा से ये जॉब करनी है मेरे यहाँ तो आप सिक्योरिटी पकड़ के लाइए जिससे आपके मिसकंडक्ट की मैं गारंटी ले सकूँ। अब वाई जो है वो जेड को ले आता है, वाई जो है जेड को ले आता है। एक्स पुराने मिसकंडक्ट की कोई भी जानकारी जेड को नहीं देता है। जेड को ये भ्रम रहता है कि शायद पहली बार वाई रखा जा रहा है और मेरे कहने से इसकी ईमानदारी की अगर मैं फेवर ले लेता हूँ तो वाई को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन एक्स जो है कुछ भी पुराने जो पास्ट एक्ट हैं वाई के उसके बारे में जेड को नहीं बताता है। तो जेड जो है सिक्योरिटी बन जाता है वाई के प्रॉपर कंडक्ट की, कि वाई कोई गलती नहीं करेगा, कुछ गलती करेगा जिसकी वजह से एक्स को अगर नुकसान हो गया तो मैं उसे पूरा करा दूंगा। वाई आदतन दोबारा से मिसअप्रोप्रिएट करता है कैसे, तो क्या ये गारंटी गिवन जो है जेड के द्वारा वैलिड है? आंसर इज नो, क्योंकि दिस इज जो गारंटी ऑब्टेन की गई है वो कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट से ऑब्टेन की गई है। तो नीचे एग्जाम्पल हैं वो देखेगा, नीचे एग्जाम्पल हैं वो देखेगा। एग्जाम्पल 7 है, ए एंगेज बी एज ए क्लर्क। ए जो है एंगेज करता है बी को एज ए क्लर्क टू कलेक्ट मनी फॉर हिम, यानी कि जो देनदारियां लोगों के ऊपर होती हैं तो उनसे पैसा इकट्ठा करना होता है, तो बी का काम है कि वो कलेक्ट करके लाएगा। बी फेल्स टू अकाउंट फॉर
सम ऑफ हिज रिसीट, यानी कि कुछ लोगों से पैसा इकट्ठा तो कर लिया लेकिन वो कंपनी के अकाउंट में नहीं डाला। एंड ए इन कॉन्सिक्वेंस कॉल्स अपॉन हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर ड्यूली अकाउंटिंग। अब ए आगे कहता है मैं निकाल रहा हूँ तुम्हें, लेकिन तुम पे बचने का एक ही तरीका है, तुमने पहली बार गलती करी तो एक चांस वो दे देता हूँ, लेकिन मैं भी ब्लाइंड चांस नहीं दूंगा कि आप सिक्योरिटी मुझे लाओ जो आपकी ड्यूली कंडक्ट की गारंटी लेगा। सी गिव्स हिज गारंटी फॉर बीज ड्यूली अकाउंटिंग, सी गारंटर बनने के लिए तैयार हो जाता है। ए डर नॉट एक्वेंटेंट सी, ए जो है सी को नहीं बताता है विद हिज प्रीवियस कंडक्ट, जो पुरानी गलती कर चुका है बी उसके बारे में नहीं बताता है। बी आफ्टरवर्ड मेक डिफॉल्ट, बी आदतन नेचर है आदमी की नहीं बदली जा सकती, तो बी दोबारा से गलती करता है। तो दिस गारंटी इज इनवैलिड बिकॉज दिस गारंटी इज ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, ये लिख के आना पड़ेगा। एग्जाम्पल 7 आपके पास है एज ए क्वेश्चन के रूप में आएगा और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वेदर गारंटी गिवन बाय सी इज वैलिड और नॉट, इफ येस तो व्हाट आर द रीजन और इफ ये नॉट तो व्हाट आर द रीजन। तो आपको लिख के आना पड़ेगा कि गारंटी के जो एसेंशियल फीचर है वो क्या क्या हैं, और उस एसेंशियल फीचर में एक एसेंशियल फीचर ये भी है कि गारंटी इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय द कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट बिकॉज इन दिस केस गारंटी ऑब्टेन जो है वो कंसीलमेंट ऑफ मेटल फैक्ट की वजह से, इसलिए गारंटी गिवन बाय सी इज नॉट वैलिड इन लॉ। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सब चीज क्लियर है? और सारे एग्जाम्पल मैंने आपके ICAI के मटेरियल के ले रखे हैं, तो जहां मुझे लगा कि प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं है तो कुछ अपने भी दे रखे हैं। ये सारे एग्जाम्पल आपके ICAI मटेरियल के लिए हैं। तो आपने सुना भी होगा कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ICAI का मटेरियल जरूर आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। बच्चे नहीं करते हैं और शिकायत रहती है उन्हें कि हम बहुत मेहनत करते हैं तब भी अच्छे नंबर नहीं आते या हम रह जाते हैं। तो कारण ये है कि बच्चों में ये आदत ख़त्म हो चुकी है कि वो ICAI का मटेरियल करें। तो मैंने अपने जो नोट्स हैं वो अगर आप चेक भी करेंगे, अपनी जब बुक्स आ जाएंगी आपकी, तो सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ कवर कर रखे हैं। 2 बुक्स होंगी आपके पास, एक तो नॉर्मली टेक्स्ट बुक जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ और लिखाऊंगा तो हुई हूँ मैं, इसके अलावा पास्ट ईयर क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल की मेन बुक आपकी बहुत ज़्यादा मोटी ना हो जाए, क्योंकि गारंटी वाले चैप्टर के अंदर ही 40 या 50 के करीब इलस्ट्रेशन गिवन हैं ICAI के मटेरियल में, तो उसमें से 15-20 मैंने यहाँ ले लिए होंगे। उसके अलावा एक जो दूसरी बुक है जिसमें क्वेश्चन आंसर ही होंगे, आपके पास्ट ईयर भी होंगे। ICAI का स्टडी मटेरियल में हर चैप्टर के पीछे टेक्स्ट नॉलेज भी है, वो भी होगा, और जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है मैंने वहाँ पर रखे हुए हैं जिससे आपको एग्ज़ाम के दौरान परेशानी ना हो। तो यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। एक एग्जाम्पल 4 और पढ़ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग। बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट। बी जो है रिक्वेस्ट करता है ए से अपने गुड्स को बेचने के लिए, क्रेडिट पर उधार बेचने के लिए। ए एग्री टू डू सो, ए तैयार भी हो जाता है, प्रोवाइडेड सी विल गारंटी द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड, बशर्ते कि सी पेमेंट का लिए तैयार हो जाए। तो यहाँ पर ए इज द प्रिंसिपल क्रेडिटर, बी इज द प्रिंसिपल डेटर एंड सी इज द श्योरिटी। C promised to guarantee the payment in consideration of A promised to deliver the goods. As per section 127, there is sufficient consideration for C's promise, therefore guaranteed well. तो ये आप पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल 5 देख लेते हैं एक और, ये भी इस तरह का एग्जाम्पल मैं वैसे करा चुका हूँ। A sell and deliver goods to B. C afterward request A to forbear to sue B for the debt for a year. जो मैंने अभी सेकंड एग्जाम्पल कराया था, A ने बी को कुछ गुड्स बेचा, और लैंग्वेज जो आती है आपके सामने उसमें कुछ चीज़ें जो इनहेरिएंट है वो पहचान लेनी चाहिए। सी आफ्टरवर्ड रिक्वेस्ट ए टू फोरबियर टू स्यू बी फॉर द डेट फॉर ईयर। हुआ क्या होगा कि ड्यू डेट आ गई होगी और ए मुकदमा करना चाहता है बी पर, तो अब सी इसका गारंटर बनने को तैयार है कि आप 1 साल रुक जाइए, फोरबियर टू स्यू यानी कि 1 साल मुकदमा मत कीजिए। तो एंड प्रॉमिस दैट इफ ही डज सो सी विल पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ बी। अगर बी ने 1 साल के अंदर भी पैसा नहीं चुकाया तो मैं आपका पैसा पूरा चुका दूंगा। तो ए एग्री टू फॉरबियर ए रिक्वेस्टेड, दिस इज ए सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर हीज प्रॉमिस। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए।
यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिए। अब देखिए, दो चीजें हम अच्छी तरह समझ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो अब हमें ये समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। डिफरेंस कभी भी याद करने की चीज नहीं होती है। अगर आपने टर्मोलॉजी को अच्छी तरह समझ लिया है तो कुछ इश्यूज होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ बेसिस होंगे जिनके आधार पर दोनों में अंतर करना है। जैसे पहला अंतर अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो ही पार्टियां होती हैं, इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनिटी फायर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टियां होती हैं, ए प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल क्रेडिटर एंड ए श्योरिटी। क्लियर हो गई बात ये। दूसरा चीज आती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है उसमें जो इंडेमनिटी फायर की लायबिलिटी होती है वो प्राइमरी और अनकंडीशनल होती है। ठीक है ना, यानी कि जैसे ही अगर इंश्योरेंस कंपनी ने किसी की गाड़ी का इंश्योरेंस कर रखा है तो लायबिलिटी सीधे सीधे पहले किसकी है, वो इंश्योरेंस कंपनी की। जबकि जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होगा वो किसी ना किसी थर्ड पार्टी गलती से हुआ होगा। तो अगर आप चाहते हैं, जो गाड़ी का मालिक है तो जिसकी भी गलती से हुआ है उससे भी रिकवर कर सकता है। लेकिन क्या कंपनी ये कहते हुए मना कर सकती है नहीं पहले आप उससे रिकवर कीजिए और अगर वो नहीं दे पाता है तो मेरे से रिकवर कीजिए? क्या ये कोई कंडीशन लगाई जा सकती है? आंसर इज नो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो श्योरिटी की लायबिलिटी होती है वो सेकेंडरी एंड कंडीशनल होती है। ये ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी एंड कंडीशनल अपने आप ही पहचान लीजिए आप। सेकेंडरी में क्या है कि पहली लायबिलिटी तो प्रिंसिपल डेटर की ही है, यानी क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर से ही पहले मांगेगा। तो प्राइमरी लायबिलिटी इस सेंस में डेटर की हो गई और सेकेंडरी हो गई सिक्योरिटी की। और कंडीशनल सिक्योरिटी किस लिए है कि अगर डेटर पेमेंट नहीं करता है तो ही लायबिलिटी जो आती है वो आती है सिक्योरिटी की। क्लियर है? इसके अलावा नेचर ऑफ लायबिलिटी हो गई, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गए, नंबर ऑफ पार्टी हो गई। ये समझ में आ गया होगा आपके। नंबर ऑफ पार्टियां, इसमें दो पार्टियां हैं, इसमें तीन पार्टियां हैं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये मैंने बता ही चुका हूँ आपको। नेचर ऑफ लायबिलिटी भी बताया ही है मैंने आपको। और नेचर ऑफ इवेंट, यानी कि कब लायबिलिटी अराइज होती है, तो ये भी सिंपल है। इंडेमनिटी में द लायबिलिटी अराइजेज ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ ए कंटीजेंसी, और यहाँ पर भी एक कंटीजेंसी है, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस और ए नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि जो डेट दो वजह से गारंटी होती है, या तो आप वायदा कर या तो किसी का प्रॉमिस का परफॉर्मेंस होना है तो वो परफॉर्मेंस पूरी नहीं कर पाया डेटर, या रीपेमेंट नहीं कर पाया। द लायबिलिटी राइजेज ओनली ऑन द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रॉमिस और ए नॉन पेमेंट ऑफ ए एग्जिस्टिंग डेट। रिक्वेस्ट, यहाँ पे इंडेमनिटी फायर नीड नॉट एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर। मेन कॉन्ट्रैक्ट है, दो पार्टियां होती हैं, इंडेमनिटी फायर और इंडेमनिटी होल्डर। तो क्या इंडेमनिटी फायर किसी की रिक्वेस्ट पर जा करेगा? अरे उसे प्रीमियम मिल रहा है। अगर हम इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, आप गाड़ी का इंश्योरेंस कर रहे हो, आपको प्रीमियम मिल रहा है, तो क्या कोई थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट करती है? कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करती। यहाँ पे उसे प्रीमियम मिल रहा है और वो कॉन्टैक्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी में क्या होता है, वो रिक्वेस्ट पर ही काम करेगा, क्योंकि डायरेक्टली तो बेनिफिट हो नहीं रहा है इसे। तो यहाँ पे जो डेटर है वो रिक्वेस्ट करता है। द सिक्योरिटी एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। राइट टू सू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझिएगा। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल से लेता हूं मैं। माना कोई इफ्को टोक्यो है, इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। ये इंश्योरेंस करती है एक ही कार का, एक ही कार का इंश्योरेंस करती है। अब एक ही कार में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, एक ही कार में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है और थर्ड पार्टी गलती से, यानी गलती इसमें किसकी है, डिफॉल्ट किसका है, डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी। आपने कभी सोचा है, देखिए कि चलो गाड़ी का इंश्योरेंस है, हमें तो पैसा मिल जाएगा इसको टोक्यो से, लेकिन जिस थर्ड पार्टी की गलती है वो ट्रक की हो सकती है, किसी दूसरे गाड़ी के मालिक की हो सकती है,
तो क्या उसे कोई भी हर्जाना या उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं बनती है? ऐसे तो देश में सारी गाड़ियों का इंश्योरेंस है, कोई भी किसी की भी गाड़ी को ठोक दे। आप खुद सोचिए। तो होता क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है वो अलग चीज़ है। इन लीगल टर्म्स में क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको, कि अगर जिसकी गलती की वजह से लगता है कि एक ही गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, तो अगर ए चाहे तो उससे भी रिकवर कर सकता है। लेकिन होता क्या है, नॉर्मली वो पकड़ में आता नहीं है, या पुलिस केस से आदमी बचना चाहता है, पुलिस वाले भी समझौता का जवाब डालते हैं, या तुम्हें तो अपनी कंपनी से मिल ही जाएगा, अदरवाइज अगर तुम मुकदमा करोगे, तुम एफआईआर करोगे, तो 8-10 दिन आपकी गाड़ी हमें यहीं रखनी पड़ेगी जब तक मुकदमा का कोई समाधान नहीं निकलता है। तो इन चीज़ों से डर के ये भी क्या कर देता है, रफा दफा कर देता है, इंश्योरेंस कंपनी से अपना पैसा ले लेता है। लेकिन वास्तव में क्या है, वैसे तो इंश्योरेंस कंपनी जो है ये को पेमेंट करेगी, लेकिन अगर चाहे तो इंश्योरेंस कंपनी इससे भी रिकवर कर सकती है। इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो जो भी थर्ड पार्टी इससे रिकवर कर सकती है। अब बात ये आती है कि क्या इंश्योरेंस कंपनी अपने नाम से मुकदमा कर सकती है थर्ड पार्टी पे? आंसर इज नो, बिकॉज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन थर्ड पार्टी एंड इफ्को टोक्यो इंश्योरेंस कंपनी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू, यानी कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी मुकदमा करना चाहती है तो कहीं ना किसी रिलेशन से वो बंधे हुए होने चाहिए, और नॉर्मली स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू। तो यहाँ पे इफ्को टोक्यो और जो थर्ड पार्टी है वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं लगता है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी। तो इफ्को टोक्यो क्या करेगी, डायरेक्टली मुकदमा नहीं कर सकती। इफ्को टोक्यो करेगी, ए से कहेगी और ए फिर थर्ड पार्टी पर मुकदमा करेगा। आपको ध्यान होगा राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर में कि अगर मुकदमा करने के कुछ खर्चे हैं तो वो भी कंपनी देगी, अगर आपको ध्यान होगा तो। तीन राइट मैंने बताए थे, तो जितने भी कंप्रोमाइज में कुछ पेमेंट लगता है वो, जितने भी कॉस्ट है या जो डैमेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको टोक्यो ऐसे कहेगी, अरे फिर मुकदमा करेगा तो जो मुकदमा करने का खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, और जो यहाँ से पैसा मिलेगा वो इंश्योरेंस कंपनी को वापस करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए मुझे। तो वही एक अंतर बता रखा है यहाँ पर कि डायरेक्टली मुकदमा नहीं हो सकता, लेकिन एक तरीका और है, या तो अपने राइट का असाइनमेंट कर दीजिए। अगर आपको ध्यान होगा, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू बट दिस रूल हैज सम एक्सेप्शन। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है कि स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो स्यू। तो उसमें एक आया था असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ राइट और लाइबिलिटी। तो यहाँ पर अगर ए जो है, जो कार का ओनर है, वो अपने राइट टू स्यू, यानी कि जो राइट है उसके बाद थर्ड पार्टी के ऊपर मुकदमा करने का, उस राइट को ट्रांसफर कर देता है इफ्को टोक्यो को, तो यहाँ पर डायरेक्टली मुकदमा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो ये एक अंतर है इंडेमनिटी गारंटी में। गारंटी में क्या होता है, डायरेक्टली भी मुकदमा किया जा सकता है, ठीक है। तो ये देखिएगा, राइट टू स्यू, द indemnifier cannot sue a third party in his own name because of absence of privity of contract। privity समझते हैं, यानी relationship between the party, between him and a third party। he can sue the third party in his own name if there is an assignment in his favor। दूसरी तरफ सिक्योरिटी ऑन डिस्चार्जिंग द डेट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, यानी जब सिक्योरिटी प्रिंसिपल डेटर का उधार चुका देता है क्रेडिटर को, कैन स्यू द प्रिंसिपल डेटर इन हिज ओन नेम। तो यहाँ पर वो खुद ब खुद डेटर के ऊपर मुकदमा कर सकता है। तो बताइए यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो आज हम इस चीज़ को यहीं तक रखते हैं। आज 2-3 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे अच्छे हो गए हैं, इसे रिवाइज करके लाइएगा नेक्स्ट क्लास से पहले, क्योंकि जब भी ये गारंटी ख़त्म होगा, 2 या 3 दिन, हार्डली 2 या 3 दिन और लेगा ये टॉपिक, तो उसके बाद में आपका एक टेस्ट रखूँगा जिसमें इंडेमनिटी और गारंटी दोनों के दोनों टॉपिक कवर होंगे। तो रोज़ की रोज़ रिवाइज करते रहिएगा आप लोग, जिससे टेस्ट में प्रॉब्लम ना हो आपको। और टेस्ट का ज़्यादा समय नहीं दूंगा मैं आपको कि आज ख़त्म हो गया उसके बाद मैंने कहा कि 4 दिन,
बाद में आपको टेस्ट लूँगा। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट गारंटी खत्म होगा 1-2 दिन बाद ही मैं टेस्ट ले लूँगा। इसी तरह से जो टैक्सेशन का पेपर है उसमें आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे रेजिडेंस स्टेटस। और जैसे ही रेजिडेंस स्टेटस खत्म होगा तो 2 चैप्टरों का, क्योंकि शुरुआत के जो चैप्टर हैं वो छोटे छोटे से हैं, तो 2 चैप्टरों को मिला के मैं टेस्ट आपका लूँगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।